ये 26 अक्टूबर 2024 था जब अमांडा गैलाघर ने एक भयानक स्काईडाइविंग हादसे में अपनी आखिरी सांस ली थी। अगर आप सोच रहे हैं तो ये पैराशूट में खराबी, डरावनी तेज हवा या यहां तक कि खराब लैंडिंग भी नहीं थी। वो सफलतापूर्वक विमान से बाहर निकल चुकी थीं और वास्तव में सुरक्षित रूप से जमीन पर थीं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन व नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड उनकी मौत की जांच कर रहे हैं। तो अमांडा गैलाघर को क्या हुआ? अमांडा कंसास की फोटोग्राफर थीं, जो स्काईडाइवर्स की फोटो लेने के लिए हवाई जहाज में जातीं और फिर लैंडिंग पर जमीन पर आकर और फुटेज लेतीं। लेकिन उस दिन किसी अज्ञात कारण से अमांडा विमान के पंख के सामने चली गईं। फिर जैसे ही उन्होंने कैमरा आसमान की ओर घुमाया और एक कदम पीछे लिया, वो चलते विमान के प्रोपेलर में फंस गईं। आइए बद से बदतर की ओर बढ़ते हैं, जब हम 2024 की सबसे खराब स्काईडाइविंग दुर्घटनाओं पर नजर डालते हैं। हमेशा की तरह दर्शकों को विवेक से देखने की सलाह दी जाती है। हम लियम न्यूमैन से शुरू करते हैं, 25 साल का युवक जिसे आसमान की आजादी पसंद थी। जमीन से ऊपर उड़ना उसे बहुत पसंद था और वो अपने पिता ब्रेट के साथ इस खेल का आनंद लेता था, जिनके पास 30 साल का अनुभव था। लियम का जन्म टाउपो में हुआ, लेकिन 2000 में उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया। हालांकि उसके पिता की एक चीज नहीं बदली, और वो थी उनकी स्काई डाइविंग के प्रति दीवानगी। यही लियम की शुरुआती यादें रहीं। वो कभी कभी किनारे से अपने पिता को छलांग के बाद उतरते देखता था। लियम उस समय किसी भी छलांग में साथ जाने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन इससे वह और उसके पिता उसकी नकल करने से नहीं रुके। वे अपने लिविंग रूम के सोफे से टैंडम स्काईडाइव करने का नाटक करते थे, और इस समय उसकी मां को पता चल गया था कि उसके बच्चों में से कोई एक निश्चित रूप से अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा। टैंडम स्काईडाइविंग वो होती है जब दो लोग एक साथ प्लेन से कूदते हैं और पूरी छलांग के दौरान एक दूसरे से बंधे रहते हैं। टैंडम स्काईडाइविंग शुरुआती लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें बिना लाइसेंस वाले लोग कुशल प्रशिक्षक से बंधकर स्काईडाइविंग का अनुभव कर सकते हैं। शुरुआती होने पर आप छलांग से लेकर लैंडिंग तक एक लाइसेंस प्राप्त और कुशल स्काईडाइवर से बंधे रहेंगे। लियम के पिता ब्रेट ने उसे 5 साल की उम्र में टैंडम स्काईडाइव पर साथ ले जाने के लिए विशेष अनुमति ली थी, और यही वो पहली बार थी जब पिता पुत्र की जोड़ी ने कई स्काईडाइव्स की शुरुआत की थी। ब्रेट टैंडम स्काईडाइविंग प्रशिक्षक थे, जिससे लियम की स्काईडाइविंग में रुचि बढ़ी। जब वो बच्चा था तो उसने जहां भी देखा स्काईडाइविंग ही थी। उसकी मां को यह पसंद नहीं था और उन्होंने बेटे को खेल से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए सबसे अहम दो लोग आसमान से प्यार करते थे। यह बात वह सह नहीं पाती थीं। लेकिन वो लियम का मन बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थीं, क्योंकि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। लियम ने अकेले उड़ान लाइसेंस के लिए कड़ी मेहनत की। उसे श्रेष्ठ प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया और वह पिता की स्काईडाइविंग उपकरणों की मरम्मत करने वाली कंपनी में भी काम करता था। उसकी मेहनत रंग लाई। 2022 में उसे अकेले उड़ान भरने का लाइसेंस मिला, और एक साल बाद वो आई फ्लाई ब्रिस्बेन इंडोर स्काईडाइविंग सेंटर में स्काईडाइविंग प्रशिक्षक बन गई। ब्रेट ने लगभग 15,000 छलांगें लगाई थीं, और लियम उस संख्या को पार करने की राह पर था। सिर्फ 2 साल में उसने 600 से ज्यादा छलांगें पूरी कीं, और उसकी रफ्तार कम होने के कोई संकेत नहीं थे। हालांकि 27 अगस्त 2024 को चीजें बिल्कुल योजना के मुताबिक नहीं हुईं। लियम फनी फार्म में सैकड़ों कुशल स्काईडाइवर्स के साथ 5 दिन के स्किल्स कैंप में था। यह आउटडोर इवेंट टारावेडा, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाके में था। मंगलवार को लियम डाइव के लिए बेहद उत्साहित था। उसके और उसके पिता के लिए जंप से पहले कॉफी पीना और दिन पर चर्चा करना पारिवारिक परंपरा थी। उस सुबह भी यही हुआ। लियम जंप के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपने पापा से चर्चा की कि वो अपनी स्काई डाइविंग की स्किल्स को और कितना बेहतर बनाना चाहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, और जब सुबह 8 बजे के कुछ मिनट बाद का समय हुआ तो लियम और 4 अन्य लोग प्लेन से कूदे आसमान को साथ में जीतने के लिए तैयार थे। जब उसने छलांग लगाई, उसके पापा, ब्रेट और एक ग्रुप पीछे थे। नीचे की डाइव परफेक्ट और सब कुछ स्मूथ था। उसने लैंडिंग की तैयारी में बीच रास्ते में अपना पैराशूट घुमा लिया, और ये एकदम सही तरीके से काम किया।
हालांकि बाकी 20 से 30 फीट की दूरी में लियम ने लैंडिंग की तैयारी में गलत अनुमान लगाया। उसने अपनी दिशा को ठीक किया और इसी प्रक्रिया में एक मोड़ का गलत अनुमान लगा लिया। उसने अपना मोड़ संभालने के लिए बाईं ओर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जोर से जमीन पर जा टकराया। यह ब्रेट के लिए चौंकाने वाला था, जो लियम के ठीक पीछे नीचे उतर रहे थे। उसने स्काई डाइविंग में कई हादसे देखे थे, पर उस सुबह उसने नहीं सोचा था कि वो अपने बेटे को अपने नीचे दुर्घटनाग्रस्त होते देखेगा। वो लियम की मदद को दौड़ा और फर्स्ट एड आने तक उसके पास रहा। लियम की चोटें इतनी गंभीर थीं कि इमरजेंसी सेवाएं इलाज नहीं कर सकीं। आपातकालीन सेवाएं लियम को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले गईं। ग्रामीण क्षेत्र होने से हेलीकॉप्टर देर से पहुंचा, जिससे लियम को तुरंत चिकित्सा मदद मिलना और मुश्किल हो गया। हेलीकॉप्टर के आने में काफी समय लग गया और लगभग 2 घंटे बाद सुबह करीब 10 बजे लियम ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अगले हैं टेरी गार्डनर। टेरी गार्डनर पैराशूटिंग के मामले में कोई नौसिखिया नहीं थे। 73 साल की उम्र में उनके पास कई हजार छलांगों का अनुभव था और उनकी उम्र उन्हें आसमान की मोहक बाहों में खो जाने से नहीं रोक रही थी। अगस्त 2022 में ही उन्हें अपनी 7000वीं छलांग पूरी करने के लिए उपलब्धि का प्रमाण पत्र मिला था। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जीते हुए छलांगों का आयोजन और नेतृत्व किया। आप सोचेंगे उम्र बाधा बनेगी, पर टेरी आम दादाजी नहीं थे। वो अपने काम में इतने माहिर थे कि उन्होंने न सिर्फ लोगों को स्काई डाइव करना सिखाया, बल्कि उन्हें आसमान से प्यार करना भी सिखाया। बुधवार 31 जनवरी को टेरी और 3 अन्य अनुभवी स्काई डाइवर्स ने एलॉय में कई जंप्स पूरी करने का फैसला किया, जो टेरी के घर से लगभग 15 मील दूर है। उस दिन दोपहर में उन्होंने 2 जंप्स पूरी कर ली थीं और तीसरी जंप शुरू करने वाले थे। हालांकि उन्होंने इस जंप के लिए कुछ बदलाव करने का फैसला किया और एक फॉर्मेशन जंप आजमाने की सोची। नाम से पता चलता है ये स्काई डाइविंग करतब है, जिसमें कई स्काई डाइवर्स खास फॉर्मेशन में कूदते हैं और एक दूसरे के हाथ पैर पकड़कर जुड़ते हैं। यह फॉर्मेशन जंप लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पर था। फॉर्मेशन जंपिंग एक जटिल करतब है, जिसमें स्काई डाइवर्स को हवा में तालमेल और सटीकता दिखानी होती है। वे विमान से कूदे और फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। टेरी ने आसान मूव के लिए समय से पहले पैराशूट खोला, लेकिन मुख्य पैराशूट पूरी तरह नहीं खुला और उनकी गिरावट धीमी नहीं हो सकी। स्काई डाइविंग के दौरान विशेषज्ञ और नए लोग दोनों ही 2 पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं, एक मुख्य पैराशूट और एक रिजर्व पैराशूट। रिजर्व पैराशूट तब खोला जाता है जब आप उड़ान के दौरान कोई गलती कर देते हैं, या शायद आप टर्बुलेंस में फंस जाते हैं, या हवा में किसी चीज से टकरा जाते हैं, या फिर ऐसी स्थिति में जब आपका मुख्य पैराशूट सही से काम नहीं करता। इस मामले में टेरी का मुख्य पैराशूट नहीं खुला, तो रिजर्व पैराशूट ही विकल्प था। लेकिन उसका रिजर्व पैराशूट भी नहीं खुला। क्योंकि उसके दोनों पैराशूट नहीं खुले, टेरी अपने समूह के साथ फॉर्मेशन में शामिल नहीं हो सका और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। जैसे ही टेरी नीचे गिरा, उसके समूह के सदस्य कुछ कर नहीं सके। वे मदद करने के लिए उसके पास नहीं थे और बस देखते रह गए। तेज टक्कर के बाद उसके समूह ने फायर डिपार्टमेंट को बुलाया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते टेरी को तुरंत कासा ग्रांडे बैनर अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्यवश टेरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। टेरी ने वही करते हुए अपनी जान गंवाई जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे। दुखद रूप से टेरी की मौत एलॉय में थोड़े ही समय में स्काई डाइविंग से जुड़ी दूसरी घटना थी। सिर्फ 3 हफ्ते पहले 14 जनवरी को एक हॉट एयर बलून दुर्घटना में भी कई लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में ड्रॉप लाइन हॉट एयर बलून राइड्स के पायलट और 4 यात्री थे। समस्या से पहले 8 स्काई डाइवर्स ने गोंडोला से सफलतापूर्वक छलांग लगाई थी। इस हादसे में पायलट और 3 यात्रियों की मौत हो गई। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। आसमान के आकर्षण से गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे डेवरी लुरिचियाचेज। डेवरी 28 साल के स्काई डाइव प्रशिक्षक थे और उन्हें अपना काम बहुत पसंद था।
डेवरी के लिए स्काई डाइविंग केवल नौकरी नहीं थी, यह उनका जुनून था जिसे उन्होंने पूरी तरह समर्पित किया। ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स की तरह डेवरी भी हर छात्र में खेल के प्रति अपना प्यार बांटने की कोशिश करती थीं। उनके पति फ्रेडी, जिनसे वे 2018 में मिली थीं, स्काई डाइविंग के शौकीन थे। ये दोनों की साझा रुचि थी। फ्रेडी को अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ स्काई डाइविंग यात्रा शेयर करना पसंद था, जिसमें डेवरी उनके पैराशूट जंप्स रिकॉर्ड कर मदद करती थीं। 2022 में डेवरी ने मेन से कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया और लगभग उसी समय उन्हें स्काई डाइव पेरिस में एक इंस्ट्रक्टर की नौकरी भी मिल गई। 28 वर्षीय डेवरी ने इस खेल के प्रति अपना प्यार बांटा और दूसरों को स्काई डाइविंग से परिचित कराने में शानदार रहीं। सब कुछ ठीक था, फिर ऐसा नहीं रहा। शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को वो किसी भी अन्य दिन की तरह स्काई डाइविंग के लिए गईं। डेवरी पूरे दिन यही कर रही थीं, एक के बाद एक छलांग लगा रही थीं और जिन लोगों को वो प्रशिक्षण देती थीं, उनके साथ आसमान के प्रति अपने प्यार को साझा कर रही थीं। जब उन्होंने अपनी आखिरी छलांग के लिए तैयारी की, तब तक यह प्रक्रिया उनके लिए जानी पहचानी और भरोसेमंद लगने लगी थी। वो इस मैदान में कई बार उतर चुकी थीं, पैराशूट को घास की ओर सहजता से ले जाती थीं। इस आखिरी छलांग में वो 28 वर्षीय छात्र कायला ब्लैक के साथ टैंडम स्काई डाइविंग कर रही थीं। जैसे ही वे नीचे उतरे, स्काई डाइव पेरिस का प्रसिद्ध दृश्य सामने था, जो दुनिया के सबसे बड़े और सम्मानित ड्रॉप जोन में से है। कैलिफोर्निया के पेरिस में यह जगह शानदार स्काई डाइविंग के लिए मशहूर थी और दुनिया भर से लोग यहां आते थे। लेकिन उस दिन आसमान में छुपा खतरा था। आखिरी उतराई पर कैनोपी लैंडिंग के लिए मोड़ते हुए उसे कुछ असामान्य दिखा। यही वो चीज थी जिसे अनुभवी स्काई डाइवर्स हमेशा पहचानने को सतर्क रहते हैं। एक डस्ट डेविल, यानी वो छोटे लेकिन खतरनाक बवंडर जो तेज गर्मी में बनते हैं। डस्ट डेविल तब बनते हैं जब जमीन की गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा में तेजी से उठती है, जिससे छोटे तेज बवंडर बनते हैं जो स्काई डाइवर्स के पैराशूट को उड़ान में बाधित कर सकते हैं। अधिकतर लोगों के लिए डस्ट डेविल्स नुकसान रहित होते हैं। ये सिर्फ घूमती हुई हवा के स्तंभ होते हैं जो अक्सर घास के ऊपर दिखते भी नहीं। लेकिन स्काई डाइवर्स के लिए ये एक गंभीर खतरा है, अप्रत्याशित और संभावित रूप से जानलेवा। कल्पना कीजिए कि आप ऊंचाई पर हैं और कैनोपी को विशेषज्ञ की तरह चला रहे हैं। फिर अचानक कहीं से नीचे एक छुपा हुआ बवंडर बन जाता है। आपको तुरंत फैसला लेना है जो सुरक्षा और आपदा में फर्क कर सकता है। आप नहीं चाहेंगे कि जब आप हवा में हो तो उसमें फंस जाएं। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक विशेषज्ञ की तरह आसानी से अपनी कैनोपी को उससे बचाते हुए मोड़ लिया। जैसे ही उसने पहले धूल के बवंडर से बचाव किया, अचानक एक और बवंडर बन गया। यह वाला ठीक उसके नीचे घास के ऊपर अदृश्य रूप से घूम गया और उसे चौंका दिया। एक पल में डेवरीज की छतरी अनियंत्रित घूमने लगी। बवंडर की ताकत ने उसकी पैराशूट को घुमा दिया और उसके अनुभव के बावजूद उसे संभालने का कोई तरीका नहीं था। वो और कायला जमीन की ओर गिरने लगे। दोनों के गेट्स रोड के पास मैदान में गिरने पर रिवरसाइड काउंटी शेरिफ विभाग के डिप्टी पहुंचे और डेवरी व कायला को गंभीर चोटों के साथ पाया। डेवरी बेहोश थी, पर प्राथमिक उपचार मिलने पर वह सांस ले रही थी। करीब 2:30 बजे आपातकालीन सेवाएं उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए पहुंचीं। डेवरी की चोटें गंभीर थीं, दोनों को बचाने की कोशिश हो रही थी, उसकी और कायला की जिंदगी। डेवरी के पति समय पर अस्पताल पहुंच गए ताकि वे साथ रह सकें। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद डेवरी को इनलैंड वैली मेडिकल सेंटर में मृत घोषित किया गया। 2 दिन बाद 4 अगस्त को कायला की भी रिवरसाइड यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम्स मेडिकल सेंटर में अपने परिवार की मौजूदगी में मृत्यु हो गई। इस त्रासदी के बाद कायला के परिवार को उसके अंगदान के फैसले से सुकून मिला। उसके निस्वार्थ उपहार से उसकी विरासत जीवित है, जो दूसरों को आशा और नई शुरुआत देती है। डेवरी और कायला के लिए स्काई डाइविंग एक जुनून था, जिसने उन्हें रोमांच की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी जिंदगी इस खेल को समर्पित थी और अंत में दोनों ने वही करते हुए शांति पाई जो उन्हें सबसे पसंद था। स्काई डाइवर्स वे हैं
जिन्होंने डर पर काबू पाकर उड़ने की आजादी अपनाई। कैरोलिना मुनियोज कैनेडी ऐसी ही एक शख्स हैं और उन्होंने स्काई डाइविंग को अपने लिए एक इनाम के तौर पर देखा। कैरोलिना की उम्र 2 दिन पहले ही 40 साल हुई थी और वो इस मील के पत्थर को अपने निडर अंदाज में वही करते हुए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था मनाने के लिए दृढ़ थीं। 29 अक्टूबर 2024 को उन्होंने ब्राजील के बोल्टुवा में स्काई डाइविंग करते हुए दिन बिताया, जो अपनी बेहतरीन परिस्थितियों और शानदार नजारों के लिए मशहूर है। एक के बाद एक छलांग लगाते हुए वो आसमान में उड़ती रहीं, उस रोमांच और उत्साह को साझा करती रहीं जिसने हमेशा उनके साहसी स्वभाव को ऊर्जा दी थी। कैरोलिना, जो चिली में फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर थीं, के लिए स्काई डाइविंग सिर्फ शौक नहीं बल्कि उनके जीवन के प्रति जुनून और चुनौतियों का प्रतीक था। दिन की यह आखिरी छलांग उनके जश्न डाइव्स का भव्य समापन थी। अब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उन्होंने अनगिनत सफल छलांगें लगाई थीं, जिनमें से कई उसी दिन की थीं, और वह एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्काई डाइवर थीं, जो इस खेल की तकनीकी मांगों और भावनात्मक तीव्रता दोनों से परिचित थीं। हालांकि जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, हालात ने अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। कैरोलिना ने मुख्य पैराशूट खोला, तभी कुछ गड़बड़ हुई। ये ठीक से नहीं खुला। अचानक वह अपेक्षा से तेज गिरने लगी और रफ्तार बढ़ती गई, जबकि वो नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी तरह केंद्रित रही, ट्रेनिंग काम आई और उसने तुरंत रिजर्व पैराशूट खोला। लेकिन रिजर्व लाइनों ने खुलते ही तुरंत उलझकर उसे एक तेज चक्करदार घुमाव में फंसा दिया। जमीन पर मौजूद गवाहों ने यह डरावना दृश्य देखा। वे डर के मारे जड़ हो गए जब उन्होंने उसे आसमान में बेकाबू घूमते हुए देखा। जमीन से दर्शक बस उम्मीद कर सकते थे कि कैरोलिना इस घूमती हुई गिरावट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी। उसकी आकृति आसमान में छोटी घबराई बिंदु बनती जा रही थी। इस घटना की रिकॉर्ड फुटेज में कैरोलिना हवा में संघर्ष करती दिखी और ऐसा लगा कि कुछ पल के लिए उसने नियंत्रण पा लिया, लेकिन फिर उसका पैराशूट दिशा बदल गया और पास की सड़क की ओर भटक गया। आखिरी पलों में कैरोलिना ने खुद को स्थिर करने के लिए एक आपातकालीन पैंतरा अपनाया, लेकिन यह काफी नहीं था। उसका शरीर पेड़ों के पीछे गायब हुआ। फिर टक्कर की आवाज आई। भीषण गिरावट के बावजूद कैरोलिना ने हिम्मत नहीं हारी। वो अभी भी सांस ले रही थी जब वो जमीन पर बिना हिले डुले पड़ी थी। पास के लोग दौड़े, कई सदमे में थे और आपातकालीन सेवाओं से संपर्क की कोशिश कर रहे थे। वो दृश्य दबी हुई दहशत का था, क्योंकि राहगीर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। ये नहीं जानते थे कि वे इंतजार और उम्मीद करने के अलावा कुछ और कर भी सकते हैं या नहीं। पैरामेडिक्स ने पहुंचते ही कैरोलिना को तुरंत सहायता दी, स्थिति की और स्थिर करने की कोशिश की। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। मेडिकल सेंटर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से यह त्रासदी देखने वालों में गहरा शोक छा गया। अगले नंबर पर है 36 वर्षीय ग्रेगरी कोट्स। ग्रेगरी को पहाड़ों और आसमान दोनों से प्यार था। वह कोलोराडो के पहाड़ी इलाके के एक छोटे समुदाय में रहते थे और स्काई डाइविंग के रोमांच व आजादी से आकर्षित थे। 29 अक्टूबर 2024 की दोपहर को ग्रेगरी ने एक और एड्रेनलिन से भरी छलांग का अनुभव करने के लिए निकल पड़े। इस बार वो माइल हाई स्काई डाइविंग वंस ब्रांड म्युनिसिपल एयरपोर्ट लॉन्गमॉन्ट के पास विंगसूट जंप के लिए शामिल हुए। विंगसूट जंप एक ऐसा जंप है जो विंगसूट पहनकर किया जाता है, जो एक विशेष जंपसूट होता है और स्काई डाइवर्स को हवा में पक्षियों की तरह ग्लाइड करने की अनुमति देता है। विंगसूट आमतौर पर जालीदार होते हैं ताकि ज्यादा लिफ्ट मिल सके, जिससे फ्लायर सिर्फ फ्री फॉल करने की बजाय हवा में ग्लाइड करते हुए ज्यादा समय तक रह सकता है। ये सूट जंपर्स को पैराशूट खोलने से पहले हवा में दिशा बदलने और गति धीमी करने में मदद करता है। करीब 3:27 बजे ग्रेगरी ने लॉन्गमॉन्ट के ऊपर विमान से छलांग लगाई। उनका लक्ष्य खुले आसमान में उड़ना और सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट खोलना था। विमान से निकलने के बाद उनका मुख्य पैराशूट नहीं खुला। विंगसूट फ्लाइंग में सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट जरूरी होते हैं, खासकर जब डाइवर जमीन के पास हों। विंगसूट फ्लाइंग में छोटी सी खराबी भी
विनाशकारी हो सकती है, क्योंकि इसमें गिरावट को नियंत्रित करने के लिए अधिक सटीकता चाहिए। खराबी को समझते ही ग्रेगरी ने जल्दी से अपने विकल्पों का मूल्यांकन किया और सुरक्षित रूप से उतरने और स्थिर होने के लिए आखिरी कोशिश में अपने रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल किया। पर रिजर्व पैराशूट भी खराब हुआ, जिससे वे फ्री फॉल में रह गए। ग्रेगरी ने विंगसूट में नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बिना पैराशूट के गिरावट रोकना असंभव था। नेल्सन रोड और ग्रैंड व्यू मीडोज ड्राइव चौराहे पर मौजूद चश्मदीद गवाह डर के कारण बस देखते रह गए जब उन्होंने उसे नीचे की ओर चक्कर खाते हुए गिरते देखा। समय या विकल्प न होने पर ग्रेगरी वॉन्स ब्रांड म्युनिसिपल एयरपोर्ट के दक्षिण खुले मैदान में जोर से गिरे। कल्पना करें कि आप जमीन से एक स्काईडाइवर को हवा में संघर्ष करते देख रहे हैं। जैसे ही आपको एहसास होता है कि कुछ गलत हो गया है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है। पास में मौजूद गवाहों ने 911 पर कॉल किया और आपातकालीन बचाव दल थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गईं। हालांकि पैरामेडिक्स जल्दी ही उनके पास पहुंच गए, लेकिन वे उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। ग्रेगरी का निधन हो गया था। बोल्डर काउंटी कोरोनर कार्यालय को कोर्ट्स की पहचान की पुष्टि के लिए बुलाया गया और उनके निधन की खबर से स्थानीय व स्काई डाइविंग समुदाय में दुख व सदमा फैल गया। ग्रेगरी के लिए स्काई डाइविंग आजादी और उड़ान की सीमाएं तलाशने का तरीका था, लेकिन उस दिन की घटनाओं ने उनकी विरासत पर गहरा असर डाला। ग्रेगरी कोर्ट्स की दुखद मृत्यु ने माइल हाई स्काई डाइविंग कंपनी की सुरक्षा और उपकरणों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। माइल हाई स्काई डाइविंग लॉन्गमॉन्ट के पास वर्षों से स्काई डाइविंग करवा रही है, लेकिन कई हादसों के चलते जांच का सामना भी कर रही है। दरअसल कोर्ट्स की मृत्यु 2018 से कंपनी से जुड़ी 5वीं मौत है, जिससे स्थानीय समुदाय में सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इन मौतों में 2018 में माइल हाई के साथ जंप करते समय मारे गए 23 वर्षीय युवक, 2008 में एक टेंडम जंप जिसमें एक प्रशिक्षक और एक छात्र दोनों की जान गई, और 2021 की एक घटना जिसमें बोल्डर के 26 वर्षीय एकल जंपर की मौत हो गई शामिल है। यहां तक कि जब सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, तब भी हमेशा अनहोनी के लिए तैयार रहें। और ये जॉस दे अलंकार लीमा जूनियर के लिए भी सच साबित होता है। जॉस आसमान की दुनिया से भली भांति परिचित थे। 49 साल की उम्र में उन्होंने 20 साल से ज्यादा स्काई डाइविंग में बिताए थे। ब्राजील के मूल निवासी जोस, जो जर्मनी गए, एक सम्मानित स्काई डाइविंग प्रशिक्षक और ब्राजीलियाई सेना की पैराशूट इन्फेंट्री ब्रिगेड के अनुभवी सैनिक थे। उन्हें ऊंचे एड्रेनलिन वाले रोमांच से बेहद प्यार था, जिसने उन्हें अनगिनत छलांगों के सफर में आगे बढ़ाया, और उन्होंने छात्रों व दोस्तों को स्काई डाइविंग के रोमांच और महारत की राह दिखाई। परिवार से मिलने ब्राजील लौटे तो उन्होंने इस मौके को खास बनाने के लिए कुछ नया करने की सोची। 3 नवंबर 2024 को साओ कॉनराडो की खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण पहाड़ी पेद्रा बोनिता में स्पीड फ्लाइंग की कोशिश। पेद्रा बोनिता की चट्टानों ने एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान की, और ये अपनी खूबसूरत नजारों और साहसिक खेल प्रेमियों के बीच लोकप्रियता के लिए जानी जाती हैं। स्पीड फ्लाइंग एक खेल है जो स्काई डाइविंग के रोमांच और पैराग्लाइडिंग के नियंत्रण को मिलाता है। इसमें सटीकता और अनुभव चाहिए। होसे के लिए यह एक स्वाभाविक प्रगति थी, अपने अनुभव को कुछ नया और रोमांचक चीज में बदलने का एक तरीका था। उस साफ रविवार की सुबह जंप की तैयारी करते हुए होसे पूरे जोश में थे। घना जंगल, पथरीली चट्टानें और खुला आसमान, ये वही जगह थी जिसे होसे तलाशना पसंद करते थे। अपने साहसी स्वभाव के लिए मशहूर होसे ने मानक लॉन्च रैंप की जगह एक ऊबड़-खाबड़ रास्ता चुना, जो सीधे चट्टान तक जाता था। ये एक सोचा समझा जोखिम था जो होसे पहले भी ले चुका था, पर इसमें सतर्कता और नियंत्रण जरूरी था। अपना पैराशूट तैयार करके होसे चट्टान की ओर दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो किनारे पहुंचा, उसका पैर छिपे गड्ढे में फंस गया और वो लड़खड़ा गया। उसका पैराशूट, जो मुश्किल से खुल पाया था, उसे पूरी तरह से खुलने और स्थिर करने का मौका ही नहीं मिला। वह तुरंत अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा, संतुलन पाने में कीमती सेकंड गवा दिए। गवाहों ने हैरानी से देखा कि जोसे संघर्ष कर रहा था,
उसका शरीर घूमता हुआ और चट्टान के किनारे से नीचे गिरता गया और घने जंगल में कहीं गायब हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो फुटेज में वो दिल दहला देने वाला पल कैद हो गया, जिसमें दिखा कि अनुभवी प्रशिक्षक पूरी तरह से खड़ी ढलान के रहमो करम पर था। उसकी लैंडिंग लगभग 820 फीट नीचे एक पथरीले और मुश्किल से पहुंचने वाले इलाके में हुई, लेकिन बचावकर्मी उसे पहुंचने के लिए दौड़ पड़े। कई घंटे तक खोज के बाद आपातकालीन टीमों ने आखिरकार जोसे का शव पाया। टकराव के समय उसे घातक चोटें आई थीं। जोसे को जानने वाले उसे साहसी और अडिग जज्बे वाले इंसान के रूप में याद करते हैं, जिसने जीवन को पूरी तरह अपनाया। उसकी ये दुखद गिरावट ब्राजील में स्काई डाइविंग हादसे में कैरोलिना मुनियोज कैनेडी की जान जाने के सिर्फ 1 महीने बाद हुई थी। अधिकांश लोग स्काई डाइविंग को एक उच्च जोखिम वाला खेल मानते हैं, लेकिन 2023 तक स्काई डाइविंग में मृत्यु दर 1 लाख में से केवल 0.27 थी और पूरी तरह से प्रशिक्षित स्काई डाइवर्स के लिए औसत चोट दर हर 1000 जंप में औसतन 0.25 चोटें होती हैं, या हर 4000 में 1। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप आसमान के रोमांच के लिए तैयार हैं? देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। साहसी रहें और बहादुरी से जिएं।